हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो अभी हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी पार्ट 7 आज हम लोग करने वाले हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए न्यूज़ है कि वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि 2 यूनिट पहले से हो चुकी है, तो अभी नहीं ज्वाइन करेंगे तो लेट हो जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन कर करना चाहते हैं वो अलीम 10 रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिसमें उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रिसर्च मेथडोलॉजी पार्ट 7 आज हम लोग को करना है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी मतलब निर्वंश विज्ञान। अब ये इथनोग्राफी होता क्या है? इथनोग्राफी इज अ क्वालिटेटिव मेथड फॉर कलेक्टिंग डाटा ऑफन यूज्ड इन द सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। तो इथनोग्राफी ज्यादातर सोशल साइंसेज या बिहेवियरल साइंसेज में यूज किए जाते हैं। बिहेवियरल साइंसेज किसको कहते हैं? जैसे साइकोलॉजी वगैरह है, जो बिहेवियर को स्टडी करती है वो बिहेवियरल साइंसेज कहलाती है। तो इनमें ज्यादातर इथनोग्राफी यूज किया जाता है एज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक, डाटा कलेक्शन मेथड के तौर पे इथनोग्राफी का यूज किया जाता है। निर्वंश विज्ञान अक्सर सामाजिक और व्यवहार विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले डेटा एकत्र करने के लिए एक गुणात्मक विधि है। ठीक। सो निर्वंश विज्ञान अक्सर जो है ये सामाजिक या व्यवहारिक विज्ञान जो होती है उनमें यूज किया जाता है, और ज्यादातर जो है ये इसलिए यूज किया जाता है, गुणात्मक डाटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। ठीक। क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, मतलब क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करने के लिए एथनोग्राफी यानी कि निर्वंश विज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है। डाटा आर कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज। अब इसमें डाटा जो कलेक्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है? ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज के जरिए किया जाता है, विच आर देन यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट हाउ सोसाइटीज एंड इंडिविजुअल फंक्शन। उसके बाद उस डाटा का यूज किया जाता है कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कि कैसे सोसाइटी या इंडिविजुअल फंक्शन करती है। तो सिंपली अगर आप देखें तो इथनोग्राफी का यूज किया जाता है कि सोसाइटी और इंडिविजुअल के फंक्शन को देखने के लिए कि किस तरह से कोई सोसाइटी या उसमें जो इंडिविजुअल है वो फंक्शन कर रहा है, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग इथनोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करते हैं। उसके मेथड हैं ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू मेथड। तो ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज मेथड के जरिए हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। कल हम लोगों ने मेथड्स के बारे में पढ़ा है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, इंटरव्यू मेथड क्या होता है। तो होप कि आपने पीडीएफ भी पढ़ा होगा और आपको याद होगा कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन मेथड में। तो आपको ये याद रखना है कि इथनोग्राफी में ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू मेथड ही यूज होता है। ठीक। डेटा अवलोकन और साक्षात्कार माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। अब इसमें डेटा जो है वो अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से ही एकत्र किए जाते हैं। ठीक। जिनका उपयोग समाज और व्यक्तियों के कार्य करने के तरीके के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। तो कोई भी समाज किस तरह से कार्य कर रहा है या कोई भी व्यक्ति किस तरह से कार्य कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, उन सब की स्टडी जब हमको करना होता है तो हम लोग अवलोकन या साक्षात्कार के माध्यम से निर्वंश विज्ञान एक मेथड यूज करते हैं, जिसके जरिए हम लोग अवलोकन और साक्षात्कार मेथड के जरिए डाटा को सिलेक्ट करके डाटा को एकत्र करके उसकी स्टडी करते हैं। ठीक।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू रिसर्च। अब चूंकि देखिए पहले रिसर्च के टाइम पे सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करते थे, तो सारी चीजें हैंडमेड होती थी, सारी चीजें आपको खुद ही मतलब सेल्फ करना पड़ता था। लेकिन अब जैसे कि मैंने जब सैम्पलिंग बताया था आपको, तो मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया कि मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपको सैम्पलिंग में मदद करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग में मदद करते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करते हैं। तो ऐसे कुछ रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं जो रिसर्च में, पूरी रिसर्च में आपको हेल्प करते हैं। चाहे वो रिसर्च के हर प्रोसेस के लिए अब सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। चाहे आपको लिटरेचर रिव्यू करना हो तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, चाहे आपको डाटा कलेक्शन करना हो तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, डाटा एनालिसिस करना हो उसके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, डाटा कोडिंग करना है उसके लिए भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। उसके बाद डाटा अगर उसको इंटरप्रिटेट करना हो तो उसके लिए भी डाटा अवेलेबल होती है। फिर रेफरेंसेस के लिए, बिब्लियोग्राफी के लिए भी आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। आप खाली उस पर कॉन्टेंट अपलोड कर दीजिए, वो आपको रेफरेंसेस दे देता है। ठीक। नेक्स्ट है आपको कंक्लूजन जो है आपका, अगर एक पूरा मतलब पीडीएफ आप उस पर अपलोड कर देते हैं तो उसका कंक्लूजन भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपको दे देते हैं। ठीक। तो बहुत आसानी हो गई आजकल रिसर्च में, क्योंकि पहले देखिए अगर आपको लिटरेचर रिव्यू करना होता था तो आप एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी जाते थे, ढूंढते थे कि फला मतलब ये बुक कहाँ पे मिलेगी। हो सकता है कि वो मतलब जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया में ना मिले, बल्कि कहीं और एरिया में मिल रही, तो आपको वहां ट्रेवल करके जाना पड़ता था। लेकिन अब सारी बुक्स जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन के जरिए उन सारी बुक्स को आप अपने घर पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए अब जो है बहुत आसानी हो गई है रिसर्च करने में। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर कौन कौन से अवेलेबल हैं रिसर्च से रिलेटेड। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो आप लोग एक बार लिस्ट भी देख सकते हैं ऑनलाइन जाके। जो मुझे मिल गए हैं मैं वो ला के आपको बता दे रहा हूँ, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक। देखते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आता है एनविवो। एनविवो क्या है? एनविवो इज अ पावरफुल क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो ये डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, मतलब कि ये आपके डाटा को एनालाइज करता है। ठीक। इट हेल्प्स रिसर्चर टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक। तो ये रिसर्चर को किसमें हेल्प करता है? ऑर्गेनाइज करने के, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको एनालाइज करने में, दोनों मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है अगर, तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर उसको एनालाइज करने में भी एनविवो आपकी मदद करता है। ठीक। एनविवो क्या है? एनविवो एक शक्तिशाली गुणात्मक डेटा विश्लेषण है। तो ये भी गुणात्मक डाटा विश्लेषण करने में मदद करता है, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव डाटा। ठीक। गुणात्मक डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये शोधकर्ताओं को बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित और बड़ी मात्रा में, ये याद रखिएगा, जब बड़ी मात्रा में कोई डाटा हो तब उसको व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है उस डेटा को एकत्रित मतलब व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक। और विश्लेषण करने में मदद करता है। तो डाटा को व्यवस्थित करने और उसका विश्लेषण करने में ये सॉफ्टवेयर एनविवो आपकी मदद करता है। ठीक। तो समझ में आ गया ये सॉफ्टवेयर किसके लिए होता है? ये क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए होता है, जो डाटा को एनालाइज करने और उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, डाटा को व्यवस्थित करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर। ठीक। गूगल स्कॉलर ही होगा, गूगल ज्ञानी नहीं होगा ये, क्योंकि ये नेम है, नेम का ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक है। गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर क्या काम करता है? गूगल स्कॉलर इज अ फ्री ऑनलाइन रिसर्च टूल ऑफर्ड बाय गूगल। तो ये फ्री ऑनलाइन रिसर्च टूल है, जिसको कौन ऑफर करता है? गूगल ऑफर करता है। ठीक। दिस टूल अलाउज यूजर टू सर्च फॉर एकेडमिक लिटरेचर। इस टूल के जरिए जो है आप एकेडमिक लिटरेचर को सर्च कर सकते हैं। आपका जो टॉपिक है, आप सिंपली जाइए गूगल स्कॉलर पे, उस टॉपिक को टाइप करिए, उससे रिलेटेड जितने लिटरेचर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो ये जो टूल है ये आपको हेल्प करता है एकेडमिक लिटरेचर को फाइंड आउट करने में, साइंटिफिक आर्टिकल्स को फाइंड आउट करने में,
साइंटिफिक आर्टिकल्स को फाइंड आउट करने में, जर्नल्स को फाइंड आउट करने में, एंड व्हाइट पेपर्स एंड पेटेंट अक्रॉस द वे। ठीक, तो सारी चीजों के बारे में ये जानकारी आपको देता है जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड। ठीक, गूगल स्कॉलर द्वारा प्रस्तुत एक निःशुल्क ऑनलाइन शोध उपकरण है। ठीक, तो गूगल स्कॉलर क्या है? गूगल द्वारा प्रस्तुत एक निःशुल्क ऑनलाइन शोध उपकरण है। ठीक, निःशुल्क है, आपको कोई फी नहीं पे करना है। ठीक, ये टूल उपयोगकर्ताओं को पूरे वेब पर अकादमिक साहित्य, वैज्ञानिक लेख, जनरल श्वेत पत्र और पेटेंट खोजने की अनुमति देता है। तो इसमें आप जो है अकादमिक साहित्य हैं, वैज्ञानिक लेख हैं, जनरल हैं, श्वेत पत्र और पेटेंट खोजने में आपको मदद करता है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें जो आपके एकेडमी से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आप गूगल स्कॉलर पे फाइंड कर सकते हैं। अभी भी आपको अगर कुछ ऐसा कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है तो ज्यादातर जो है आप अगर गूगल स्कॉलर पे डालते हैं तो जितने उससे रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे, रिसर्च पेपर होंगे, वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। ठीक, आप अगर कोई टॉपिक चूज करते हैं, उस टॉपिक पे आपको गूगल पे कोई चीज नहीं मिल रही है तो सिंपली आप गूगल स्कॉलर पे चले जाइए। वैसे भी गूगल पे भी सर्च करेंगे तब भी मिल जाती है, लेकिन आसानी ये होती है कि जब आप गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हैं तो उसमें ज्यादातर आपको रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल ही मिलते हैं, तो जिसमें आपको ये आसानी हो जाती है कि आपको आर्टिकल्स या पेपर ढूंढने की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है उसकी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है एसपीएसएस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फर्स्ट पेपर में भी पूछे जाते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो एसपीएसएस का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। तो एसपीएसएस इज अ शॉर्ट फॉर, मतलब कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ठीक, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ये एसपीएसएस का फुल फॉर्म है। एंड इट्स यूज्ड बाय वेरियस काइंड ऑफ रिसर्चर फॉर कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस। तो जो डाटा स्टैटिस्टिकल है, स्टैटिस किसमें यूज होती है? क्वांटिटेटिव डाटा में। ठीक, तो स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस करने में आप एसपीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एसपीएसएस सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज का संक्षिप्त रूप है। ठीक, सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज का संक्षिप्त रूप है। जो सांख्यिकीय पैकेज है उनका विश्लेषण करने में ये आपको मदद करता है। इसका उपयोग जटिल सांख्यिकीय डेटा विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है। ठीक, तो कई प्रकार के शोधकर्ता जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, किस लिए करते हैं? जो सांख्यिकीय डाटा होते हैं उनका विश्लेषण करने में मदद करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है एंड नोट। एंड नोट क्या काम आता है? हमारे रिसर्च के टाइम पे आपको एंड नोट, ये अंतिम टिप्पणी नहीं होगा, एंड नोट ही होगा। क्योंकि नेम का ट्रांसलेशन नहीं होता है, एंड नोट ही होगा। एंड नोट क्या है? एंड नोट वांट यू टू रिसर्च स्मार्टर बाय सिंप्लीफाइंग द tiresome work of formulating bibliographies, finding full text and searching for references। तो बिब्लियोग्राफीज के लिए अगर आपको कोई आधा टेक्स्ट है या मतलब कुछ टेक्स्ट के कुछ पार्ट हैं लेकिन आपको पूरा टेक्स्ट चाहिए, तो वो फाइंड आउट करने के लिए, रेफरेंसेज के लिए आप जो है एंड नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको मदद करता है कि आपके पास जो आर्टिकल्स हैं, जो टेक्स्ट है, उसका रेफरेंसेज फाइंड आउट करने के में मदद करता है, या बिब्लियोग्राफीज को फाइंड आउट करने में मदद करता है, या फुल टेक्स्ट, अगर आपके पास हाफ या पार्ट ऑफ टेक्स्ट है तो उसका फुल टेक्स्ट पाने के लिए भी आप एंड नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या रेफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए आप एंड नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नोट चाहता है कि आप ग्रंथ सूची को प्रारूपित करने, ठीक, तो एंड नोट क्या चाहता है कि ग्रंथ सूची को प्रारूपित करने, पूर्ण पाठ ढूंढने और संदर्भों की खोज करने के थकाऊ काम को सरल बनाकर बेहतर शोध कर। ठीक, तो जो थकाऊ काम था उसको सरल बनाकर बेहतर, क्योंकि आप जब रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफीज, ये सब चीजें फाइंड आउट करते हैं ना तो इसमें बहुत टाइम जाता है। ठीक,
तो ये आपको आसान कर देता है। आप सिंपली जो है वो टेक्स्ट को अपलोड करिए, उसके उससे रिलेटेड बिब्लियोग्राफीज, उससे रिलेटेड रेफरेंसेस जो भी हैं वो सब आपको मिल जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है SAS, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। SAS, सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली। इट इज अ पावरफुल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो ये क्या है? ये भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, पावरफुल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इट हेल्प रिसर्चर टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये जो है एनालाइज और इंटरप्रेट करने में मदद करता है, किस टाइप के डाटा को? क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक, ये एक शक्तिशाली सांख्यिकीय विश्लेषण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये शोधकर्ताओं को मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने में मदद करता है। ठीक, तो जो मात्रात्मक डेटा है उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं और उसका विश्लेषण करना है या उसकी व्याख्या करना है तो आप SAS का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप, क्योंकि फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है मेंडली। मेंडली क्या है? मेंडली भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें किस चीज की मदद मिलती है आपको? रेफरेंसेस की मदद मिलती है। ठीक, तो मेंडली इज अ रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो रेफरेंस को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर है दैट अलाउ रिसर्चर टू क्रिएट रेफरेंसेस, जो रिसर्चर को अलाउ करता है रेफरेंसेस क्रिएट करने में, साइटेशंस बनाने में एंड बिब्लियोग्राफीज बनाने में इन मल्टीपल जनरल स्टाइल। ठीक, मल्टीपल जनरल स्टाइल के फॉर्म में विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। मतलब कुछ ही क्लिक में आप जो है आसानी से रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, साइटेशन बना सकते हैं, बिब्लियोग्राफीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, मेंडली एक संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो शोधकर्ताओं को कुछ ही क्लिक के साथ कई जनरल शैलियों में संदर्भ, उद्धरण और ग्रंथ सूची बनाने की अनुमति देता है। ठीक, तो मेंडली आपको ज्यादातर रेफरेंसेस क्रिएट करने में, साइटेशन क्रिएट करने में, बिब्लियोग्राफीज बनाने में मदद करता है, बहुत कम मेहनत के साथ। जस्ट मतलब फ्यू क्लिक मतलब कि बहुत कम क्लिक में ही आप जो है पूरा रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट सॉफ्टवेयर है जो 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 जिनको हम लोग को पढ़ना है। बाकी सॉफ्टवेयर तो बहुत हैं, रिसर्च से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बहुत आ चुके हैं और आते ही रहते हैं। ठीक, तो लास्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो आता है रिसर्च गेट, जो फेमस है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये किसी को नहीं पता है। अगर वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं से भी कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के पूछ सकता है। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिसर्च सॉफ्टवेयर है या नहीं है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा रिसर्च सॉफ्टवेयर है और कौन सा नहीं। ठीक, ResearchGate gives you access to over 135 million publication pages. ठीक, तो गेट जो है, रिसर्च गेट गिव्स यू एक्सेस टू ओवर 135 मिलियन पब्लिकेशन। तो 135 मिलियन पब्लिकेशन पेजेस को पढ़ने के लिए, आप पब्लिकेशन पेजेस को पढ़ने के लिए भी ये अलाउ करता है आपको। ठीक, अलाउइंग यू टू स्टे अप टू डेट विद व्हाट्स हैपनिंग इन योर फील्ड। ठीक, तो आप अगर 135 मिलियन पब्लिकेशन के पेजेस पढ़ने में आपको मतलब एक्सेस मिल जाती है, तो आप अभी क्या चल रहा है आपकी फील्ड में, जो आपकी स्टडी की फील्ड है उसमें अभी क्या चल रहा है, इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आज के अपलोड हुआ आपके रिसर्च गेट के पेज पे, आज के आज आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, रिसर्च गेट आपको 135 मिलियन से अधिक प्रकाशन पृष्ठों तक पहुंच प्रदान करता है। ठीक, तो 135 मिलियन से अधिक प्रकाशन पृष्ठों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे आप अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है इसके बारे में अपडेट रह सकते हैं। ठीक, मतलब आप अप टू डेट रह सकते हैं कि क्या चल रहा है आपकी फील्ड में, आप जिस क्षेत्र में स्टडी करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में अध्ययन करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में क्या चल रहा है। क्षेत्र मतलब यहाँ की जो आपकी टॉपिक है,
जैसे सोशोलॉजी में अभी क्या चल रहा है, अगर सोशोलॉजी से रिलेटेड आपकी टॉपिक है तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या चल रहा है आप रिसर्च गेट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर थे जो रिसर्च में यूज किए जाते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक, बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर हैं। गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर मतलब जिसको आपको फ्री दिया जाता है लेकिन गवर्नमेंट उसको पे करती है, ठीक। मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ऐसे बहुत सारे, कभी कभी आप यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर का एक्सेस दिया जाता है, ठीक, जो पेड होते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी आपको पे करती है, या कॉलेज जो होते हैं वो आपको, हाँ, आपके लिए वो पेमेंट करते हैं, सब्सक्रिप्शन आपको दे दिया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्या होता है? सांख्यिकीय विश्लेषण क्या होता है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में भी पढ़ा है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में मदद करता है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता क्या है? सांख्यिकीय विश्लेषण क्या होता है? So statistical analysis can include the design and collection of data. तो डिजाइन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा में, डाटा जो है इसमें इंक्लूड होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैन इंक्लूड द डिजाइन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, इट्स इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, और डाटा का इंटरप्रिटेशन और उसका प्रेजेंटेशन, ये सब आ जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक। सांख्यिकीय विश्लेषण में डेटा का डिजाइन और संग्रह, उसकी व्याख्या और प्रस्तुति शामिल हो सकती है। मतलब कि व्याख्या को प्रस्तुत करने में भी आप सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं, ठीक। व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं तब भी आप सांख्यिकीय विश्लेषण कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण में क्या क्या चीजें आती हैं? डेटा का डिजाइन, उसका संग्रह करना, उसकी व्याख्या करना और उसकी प्रस्तुति करना, ये सारी चीजें सांख्यिकीय विश्लेषण में आ जाती हैं। Social statistics and quantitative data analysis are key tool for understanding society and social change, ठीक। तो सोशल स्टैटिस्टिक क्या है? एंड क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। सोशल स्टैटिस्टिक और quantitative data analysis are key tool for in understanding society and social change. सोसाइटी और सोशल चेंज को समझने के लिए सोशल स्टैटिस्टिक्स और क्वालिटेटिव डाटा बहुत जरूरी होता है, ठीक। सामाजिक आंकड़े और मात्रात्मक डेटा विश्लेषण। तो सामाजिक आंकड़े और मात्रात्मक डेटा विश्लेषण जो है ये जरूरी होता है समाज और सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए, ठीक। समाज और सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए मात्रात्मक डेटा विश्लेषण और सामाजिक आंकड़े की जरूरत बहुत पड़ती है, ठीक। मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मेथड्स कौन कौन से हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण के कौन कौन से तरीके हैं? तो सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट टाइप्स आर। तो टाइप्स कौन कौन से हैं? जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें कौन कौन से टाइप आते हैं? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आ जाता है, ठीक। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस आ जाता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस आ जाता है, प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस आ जाता है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस आ जाता है एंड कॉजल एनालिसिस आ जाता है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक। सांख्यिकीय विश्लेषण के तरीके में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? महत्वपूर्ण प्रकार, वर्णनात्मक विश्लेषण, ठीक, अनुमति विश्लेषण और भविष्य कहने वाला विश्लेषण, भविष्य बताने वाला विश्लेषण कह सकते हैं या भविष्यवाणी विश्लेषण कह सकते हैं, निर्देशात्मक विश्लेषण, खोजपूर्ण डेटा विश्लेषण और कारण विश्लेषण। तो ये सारे तरीके आ जाते हैं, टाइप्स में आ जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के। द 5 बेसिक मेथड्स आर। तो इसमें 5 बेसिक मेथड्स कौन कौन से हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के? 5 बुनियादी विधियां क्या हैं सांख्यिकीय विश्लेषण के? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, ठीक। ये 5 बेसिक मेथड्स हैं, ठीक। मानक विचलन, प्रतिगमन,
परिकल्पना परीक्षण और नमूना आकार निर्धारण। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं बुनियादी विधियों में। मध्य भी आता है, आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मध्य है, मध्य मानक विचलन। ठीक, ये मीन का ट्रांस ऊपर चला गया था वो, तो हाँ वो हेडिंग में ऐड हो गया है, लेकिन वो मध्य इसमें आएगा। ठीक है, ग्राफ में ही आएगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, देखते हैं हम लोग। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, वर्णनात्मक आंकड़े क्या होते हैं। इतने डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये यूनिट आपकी फर्स्ट पेपर के लिए भी है, इसीलिए थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ें तो ज्यादा बेहतर। ठीक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर ब्रीफ इंफॉर्मेशन coefficient that summarize a given data set which can be either a representation of the entire population or a sample of population। ठीक, तो आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या करते हैं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और उसको समराइज करते हैं गिवन डाटा को, विच कैन बी ईदर अ रिप्रेजेंटेशन, जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या एक सैंपल को, सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो आप पूरी तरह से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, वैसी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि ब्रीफ में डिस्क्राइब करना ही होता है। ठीक, वर्णनात्मक आंकड़े कौन से होते हैं, वर्णनात्मक आंकड़े संक्षिप्त सूचनात्मक गुणांक हैं, जो किसी दिए गए डेटा सेट को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, किसी भी दिए गए डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है, जो या तो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो या तो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, या जनसंख्या के एक नमूने का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें। Descriptive statistics are broken down into measures of central tendency and measures of variability। ठीक, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को आप जो है दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक किसमें आ जाएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड दूसरा आ जाएगा मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक, जिसको स्प्रेड भी कह सकते हैं, मेजर्स ऑफ स्प्रेड। ठीक, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वर्णनात्मक आंकड़े केंद्रीय प्रवृत्ति के उपायों और परिवर्तनशीलता प्रसार के उपायों में विभाजित किए जा सकते हैं। ठीक, तो किसमें विभाजित किए जा सकते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपायों और परिवर्तनशीलता प्रसार के उपायों। ठीक, इनमें इनको आप विभाजित कर सकते हैं वर्णनात्मक आंकड़े को। हाँ, क्लास 2 घंटे की है, मैंने बात कर लिया है। मंजू मैम की क्लास 4 बजे होती है शायद, तो आज के लिए हम लोग क्लास करेंगे 2 घंटे की। कल से हम लोग 2 से 4 कर लेंगे क्लास। ठीक, जैसे आपकी फर्स्ट पेपर की क्लास नहीं छूटेगी, 2 से 4 कल से क्लास कर लेंगे, तो आपकी फर्स्ट पेपर की क्लास भी नहीं छूटेगी और ये क्लास भी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, अनुमानिक आंकड़े। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या अनुमानिक आंकड़े। अब ये क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या अनुमानित आंकड़े। Inferential statistics are often used to compare the differences between the treatment group। ठीक, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होता है कि जब आप जो है कंपेयर करते हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप के बीच में कंपेयर करते हैं, तो उसको कहा जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जब आप कंपेयर करते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप के बीच में, उपचार समूहों के बीच के अंतरों की तुलना करने के लिए अक्सर अनुमानित आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। ठीक, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स
use measurement from sample of subject in the experiment to compare the treatment group and make generalization but about the larger population of subject. उपचार समूह की तुलना करने और विषयों की बड़ी आबादी के बारे में सामान्यीकरण करने के लिए अनुमति आंकड़े प्रयोग में विषयों के नमूने के माप का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या करती हैं? मेजरमेंट के लिए यूज की जाती हैं फ्रॉम द सैंपल ऑफ सब्जेक्ट के सैंपल से इन द एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द ट्रीटमेंट ग्रुप, ताकि जो है ट्रीटमेंट ग्रुप को कंपेयर किया जा सके और उससे जनरलाइजेशन किया जा सके अबाउट लार्जर पॉपुलेशन के बारे में जनरलाइजेशन करने के। ठीक, सिलेबस हम लोग का अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम लोग करेंगे। प्लस हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे और भी मतलब यूनिट वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक, पूरी तरह से जैसे क्या होता है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही मेन नहीं होता है। कभी भी जब आप एनटीए नेट की तैयारी करेंगे या आपने अगर पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एक बार सिलेबस आपने कंप्लीट किया, फिर उसको रिवाइज करेंगे हम लोग। रिवाइज करने में हो सकता है 10 से 15 दिन लग जाए। ठीक, फिर हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन करेंगे। अगर यूनिट वाइज क्वेश्चन करेंगे तो 10 यूनिट है, 10 दिन तो उसमें जाएंगे। पीवाईक्यू में अगर हम लोग 10 पीवाईक्यू भी करेंगे तो 10 दिन उसमें जाएंगे, तो टाइम इसी में जाएगा। इसीलिए हम लोग जल्दी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि आगे भी हम लोग मतलब इतनी तैयारी हो जाए हम लोगों की कि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, एटलीस्ट आप क्वेश्चन पढ़ें, भले ही आपको याद ना रहे, लेकिन आपके माइंड में इतना तो आ जाए कि हमने इससे रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ा है क्लास में। ठीक, देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं कि मतलब कितना पढ़ना चाहिए एक दिन में नेट के लिए या जेआरएफ के लिए, क्योंकि देखिए आप 2 घंटे की क्लास ऑलरेडी कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर की भी 2 घंटे की क्लास होती होगी, क्योंकि 2 क्लास एटलीस्ट तो होती होगी क्लास उसकी फर्स्ट पेपर की, तो 4 घंटे तो यही होगा। बस आप अगर 2-2 घंटे एक्स्ट्रा इसमें दे देते हैं, मतलब 2 घंटे की क्लास प्लस 2 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। 2 घंटा सेल्फ स्टडी में आप क्या करेंगे, पीडीएफ उठा के पढ़ेंगे। फिर उससे रिलेटेड हो सकता है एक्स्ट्रा कुछ आपको पढ़ने का मन करे तो बुक्स आपके पास कुछ होंगी, या आपके पास जो है हो सकता है कि आप मोबाइल हो जिससे आप गूगल पे सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। तो 2 ऐड कर लीजिए आप, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा मत करिए, क्योंकि इसमें मेन क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट बार बार पढ़िए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। उसके बाद आपको उसको रटना तो है नहीं पूरा, रट रट के तो पढ़ना नहीं है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि हाँ कौन सी चीज क्या है, किस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बताया गया है, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। ठीक, तो इसीलिए 2 में 2 ऐड कर लीजिए, मतलब कि 2 घंटे की क्लास हो रही है तो 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना। तो उपचार समूह की तुलना करने और विषयों की बड़ी आबादी के बारे में सामान्यीकृत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आंकड़े जो नमूने होते हैं उनके बारे में हम लोग आंकड़े इकट्ठा करते हैं, और जिससे जो है हम लोग अनुमान लगा सकते हैं बड़ी आबादी के बारे में। ठीक, उसके बाद आता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है? प्रिडिक्टिव एनालिसिस प्रिडिक्टिव एनालिसिस analytics is a branch of advanced analytics that makes prediction about future outcomes. तो फ्यूचर आउटकम्स का जब आप अनुमान लगाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा, तो आप फ्यूचर का अनुमान आप कैसे लगाते हैं? हिस्टोरिकल डाटा का इस्तेमाल करके, कंबाइंड विद स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। हिस्टोरिकल डाटा के साथ साथ आप जो है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, डाटा माइनिंग टेक्निक्स एंड मशीन लर्निंग, ये सब यूज करके जो है आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं। ठीक, भविष्य बताने वाले विश्लेषण यानी भविष्यवाणी विश्लेषण जो होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स उन्नत
एनालिटिक्स की एक शाखा है। ठीक, तो ये उन्नत एनालिटिक्स की एक शाखा है जो सांख्यिकीय मॉडलिंग, डेटा माइनिंग तकनीकों और मशीन लर्निंग के साथ संयुक्त ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके भविष्य के परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करती है। ठीक, तो ये भविष्य के परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करती है। ठीक, इसीलिए इसको भविष्यवाणी वाले विश्लेषण कहा जाता है या भविष्य बताने वाले विश्लेषण कहा जाता है। कंपनीज employ predictive analytics to find patterns in his data to identify risk and opportunity। तो कंपनी जो है, जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होते हैं, उनको हायर करती है प्रिडिक्शन करने के लिए कि उनका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं, मतलब फेल हो जाएगा या चलेगा, या मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस प्रोडक्ट के साथ। तो इसलिए कंपनी जो है ऐसे एनालिटिक्स को हायर करती है। कंपनियां जोखिम और अवसरों की पहचान करने के लिए एक डेटा में पैटर्न खोजने के लिए भविष्य कहने वाले विश्लेषण करती है, मतलब भविष्य कहने वाले विश्लेषण करती है, मतलब ऐसे लोगों को हायर करती है जो आप भविष्य बता सके कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके साथ अगर वो मार्केट में जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या कितने जो है उसमें डिमांड बढ़ सकती है या डिमांड घट सकती है, कब डिमांड बढ़ेगी कब घटेगी, इन सब के बारे में जो है जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होते हैं वही बताते हैं। उसके बाद आता है प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब ये प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होती है? प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये क्या है? बिजनेस एनालिटिक्स के फॉर्म, which suggest decision option for how to take advantage of future opportunity। अगर फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसका एडवांटेज कैसे लेना है, उसका एडवांटेज हम लोग को कैसे लेना है, ये होता है प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का काम। और मिटिगेट अ फ्यूचर रिस्क, या मतलब फ्यूचर में क्या रिस्क हो सकता है उसको कम करने के लिए या उसको पहचानने के लिए हम लोग प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड शो द इम्प्लीकेशन ऑफ ईच डिसीजन ऑप्शन, और जो है ये शो करता है कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसका इम्प्लीकेशन कैसे करना है। ठीक, ये सारी चीजें प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आ सकती है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बिजनेस एनालिटिक्स का एक रूप है जो भविष्य के अवसर का लाभ उठाने या भविष्य के जोखिम को कम करने के लिए निर्णय विकल्प सुझाता है, और प्रत्येक निर्णय विकल्प के निहितार्थ को दर्शाता है कि मतलब उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फ्यूचर में जो भी चीजें होने वाली हैं, भविष्य में जो भी अवसर आने वाले हैं उसका आप जो है लाभ कैसे उठा सकते हैं। भविष्य में जो अवसर आने वाले हैं उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, या भविष्य में जो भी जोखिम आने वाले हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक, या उससे कैसे निपट सकते हैं। ये सब चीजें कौन बताता है? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बताते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। ठीक, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस खोजपूर्ण डेटा विश्लेषण, ईडीए के नाम से भी जाना जाता है। इन स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस is an approach of analyzing data set to summarize their main characteristics। तो ये क्या करता है? डाटा सेट को एनालाइज करने में मदद करता है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ताकि आप जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट कर सकें, ऑफन यूजिंग स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स। तो इसमें क्या यूज किया जाता है? स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। अनदर डाटा विजुअलाइजेशन मेथड, और दूसरे डाटा विजुअलाइजेशन का मेथड भी यूज किया जाता है इसमें। ठीक, सांख्यिकीय में खोजी डेटा विश्लेषण, डेटा सेट का विश्लेषण करने, तो इसमें डेटा सेट का विश्लेषण करने का एक दृष्टिकोण है जो अक्सर सांख्यिकीय ग्राफिक और अन्य डेटा विजुअलाइजेशन विधियों का उपयोग करते हुए उनकी मुख्य विशेषताओं को सारांशित करता है। तो मुख्य विशेषताओं, डेटा की जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में बताता है, क्या इस्तेमाल करके? सांख्यिकीय ग्राफिक्स या डेटा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके ये आपको जो डेटा है उसकी विशेषताओं को सारांशित करके बताता है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रल टेंडेंसी का, केंद्रीय प्रवृत्ति का। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या है या केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? इन स्टैटिस्टिक्स अ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सेंट्रल
और टिपिकल वैल्यू फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या टिपिकल वैल्यू है या क्या सेंट्रल वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप सेंट्रल टेंडेंसी का उपयोग करते हैं। ठीक, इन स्टैटिस्टिक्स अ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सेंट्रल टिपिकल वैल्यू फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या टिपिकल वैल्यू है, क्या सेंट्रल वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक, colloquially measures of central tendency are often called average। तो measures of central tendency जो है उसको क्या कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है। आमतौर पे जो measures of central tendency है उसको एवरेज कहा जाता है। आंकड़ों में एक केंद्रीय प्रवृत्ति संभवतः वितरण की एक केंद्रीय या विशिष्ट मूल है। ठीक, तो वितरण का संभावता वितरण जो है उसका एक केंद्रीय या विशिष्ट मूल होता है, जिसको हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक, बोलचाल की भाषा में केंद्रीय प्रवृत्ति के उपायों को अक्सर औसत कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, सेंट्रल टेंडेंसी को जो है एवरेज भी कहा जाता है। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति को अक्सर जो है औसत भी कहा जाता है। ठीक, औसत आप निकालते हैं उसमें। जैसे एक डाटा दिया हुआ है उसका औसत क्या हो जाएगा, जैसे कि 25, 23, 21, 28, 29, 30, ये सब डेटा दिए हुए हैं आपके पास। आपको इसका औसत निकालना है, इसका सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, सारे को काउंट कर लेते हैं, उसके बाद जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आपको मिल जाएगा। ठीक, तो सेंट्रल टेंडेंसी को कभी कभी एवरेज भी कहा जाता है, ठीक, औसत भी कहा जाता है। The term central tendency dates from the late 1920s. The most common measures of central tendency are the arithmetic mean। तो सबसे ज्यादा कॉमन मेजर्स क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का, अरिथमेटिक मीन, द मीडियन एंड द मोड। ठीक, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ये सारी चीजें आ जाती हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, तो ये याद रखिएगा आप कि सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 8 और 9 में। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति शब्द 1920 के दशक के उत्तरार्ध से आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे सामान्य माप अंक गणितीय मध्य, माध्य, माध्यिका और बहुलक है। ठीक, तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि अंक गणितीय माध्य क्या होता है, या माध्यिका क्या होता है, या बहुलक क्या होता है। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या है, बस आपको ये याद रखना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या क्या चीजें आती हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में, और ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति शब्द जो है वो 1920 के दशक में आया था। ठीक, और इसमें जो है अंक गणितीय माध्य, माध्यिका और बहुलक जैसी चीजें आती हैं। द मीन, सबसे पहले आता है मीन, माध्य। स्टूडेंट का तो कंपनी बता सकती है, मैं नहीं इसमें बता सकता कितने स्टूडेंट हैं सब्जेक्ट में। ठीक, द मीन यानी कि माध्य, यानी कि फिलर फॉर्म से आप पूछ सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं, जाके कॉल करके। द मीन यानी कि माध्य, द मीन इज द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, तो मीन जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज्ड बाय रिसर्चर एंड पीपल इन ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशन। ठीक, तो मीन क्या है, एक मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज बाय रिसर्चर, जो रिसर्चर यूज करते हैं या पीपल यूज करते हैं, इन ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में ये मीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, माध्य सभी प्रकार के व्यवसायों में शोधकर्ताओं और लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य उपाय है। ठीक, तो माध्य क्या है, सभी प्रकार के व्यवसायों में शोधकर्ताओं और लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली, ठीक, सभी व्यवसायों में शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे समान उपाय। ठीक,
इट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज आल्सो रिफर्ड टू एज एवरेज। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको एवरेज के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया अभी कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो वही सेम तरीका है मीन का निकालने का। ठीक, a researcher can use the mean to describe the data distribution of variables measured as interval or ratios। ठीक, तो एक रिसर्चर जो है मीन का इस्तेमाल करके डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए, डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स मेजर को बताने के लिए एज इंटरवल और रेशियो के तौर पे बताने के लिए जो वो मीन का इस्तेमाल करता है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है जिसे औसत भी कहा जाता है। एक शोधकर्ता अंतराल या अनुपात के रूप में मापे गए चर के डेटा वितरण का वर्णन करने के लिए माध्य का उपयोग कर सकता है। ठीक, तो एक चीज और मैं बता दूं इसमें कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मीन, मीडियन एंड मोड में, तो उसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपसे कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे मीन के डेफिनेशन पूछ सकता है, मीन का फॉर्मूला पूछ सकता है, लेकिन मीन निकालने के लिए नहीं देता है ज्यादातर। ठीक, लेकिन मीन निकालना हो अगर आपको, तो मैंने बताया है जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है वही मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो बहुत डिटेल में नहीं आपको पढ़ना है इसको, बस ये याद रखिए कि मीन क्या है, एवरेज है। ठीक, तो जैसे एवरेज निकालना होता है वैसे मीन निकालना होता है। जैसे 2-3 नंबर का मैं एवरेज निकाल के बता दे रहा हूँ आपको, वैसे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स के टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक, 20, 25 एंड 30 इसका मुझको एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों को पहले प्लस कर लूंगा, 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई नंबर्स कितने हैं, 3, 1 2 3। ठीक, क्योंकि मीन का फॉर्मूला ही होता है सम ऑफ द ऑल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। ठीक, तो ये 45 एंड 75 होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक, तो 75 हो गया, 75 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 27.5 आ जाएगा। ठीक, 27.5, तो यही इसका मीन हो गया। मीन कितना आ जाएगा, 27.5। तो क्या है मीन? इट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज आल्सो रिफर्ड टू एज एवरेज। A researcher can use the mean to describe data distribution of variables measured as interval or ratio। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखना है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है जिसे औसत भी कहा जाता है। एक शोधकर्ता अंतराल या अनुपात के रूप में मापे गए चर के डेटा विकल्प का विवरण करने के लिए माध्य का उपयोग कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दे दिया है मैंने। वैसे आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। मीन इक्वल्स टू सम ऑफ द टर्म्स नंबर ऑफ द टर्म्स। सम ऑफ द टर्म्स एंड नंबर ऑफ द टर्म्स क्या है वो मैंने बताया पीछे आपको। यहाँ पे मैंने सम कर लिया है सारे टर्म्स का। टर्म्स इसी को कहेंगे जो नंबर जितनी बार आ रहे हैं वो टर्म्स हो जाएंगे। ठीक, हाँ 25 आ रहा है, वो गलत है, उसमें 25 आएगा, तो 25-75 होता है ना, तो 75 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 25 आता है। ठीक है, सही है। 25 आ जाएगा उसका एवरेज। तो मीन आपको निकालने के लिए क्या है, मीन्स इक्वल्स टू सम ऑफ द टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं आपसे, फॉर्मूला हो सकता है पूछा जाए आपसे एग्जाम में। तो कभी कभी सम ऑफ द टर्म्स भी आता है या आउटकम्स भी आता है। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टर्म्स और आउटकम्स में दोनों चीजें हो सकती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सम ऑफ द टर्म मतलब कि जितने टर्म्स दिए गए हैं सारे टर्म्स को आप जोड़ लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जितने नंबर हैं वो जोड़ लेंगे। जैसे हमने टर्म्स को जोड़ा था तो 75 आया, नंबर कितने हैं, 3 थे, तो उसको डिवाइड किया तो आ गया 25। ठीक,
नेक्स्ट आता है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है? मध्यस्थ क्या होता है? द मीडियन इज द मिडल मोस्ट नंबर। तो मीडियन क्या है? मिडल मोस्ट नंबर। जो मिडल मोस्ट नंबर होता है उसको मीडियन कहते हैं। ठीक। इन अदर वर्ड, it's the number that divide the distribution exactly in half such that half the cases are above the median and half are below। तो ये जो है क्या है? जो मिडल मोस्ट नंबर होता है उसको बताता है। और मिडल मोस्ट मीडियन क्या करता है? कुछ नंबर, दो नंबर्स को, दो डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसा डिवाइड करता है कि हाफ नंबर जो है ऊपर होते हैं और हाफ नंबर जो है वो नीचे होते हैं मीडियन। ठीक। मध्यिका का सबसे बीच की संख्या है, मध्यिका सबसे बीच की संख्या है। दूसरे शब्दों में ये वो संख्या है जिसे वितरण को ठीक आधे में इस प्रकार विभाजित करती है कि आधे मामले मध्यिका के ऊपर हैं और आधे नीचे। ठीक। तो आधे मामले जो है मध्यिका के ऊपर होते हैं और आधे नीचे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो ये समझिए डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 2, 4, 8, 12, 19, 9 और 13, 11। ठीक। तो ये नंबर दिए हुए। तो आपको अगर मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाने के लिए आप क्या करेंगे? ये 2 हो गया, फिर 4, फिर 8, फिर 9, फिर 11, फिर 12, फिर 13। ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है ना। तो अब इसमें बीच का क्या होगा? 3 इधर कर दीजिए, 3 इधर कर दीजिए, बीच का 9 आ गया। तो इस नंबर का पूरा, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक। बीच वाला नंबर। लेकिन आपको पहले उसको, ऐसा नहीं है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसी के बीच वाला नंबर निकाल लेंगे, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। ठीक। उसके बाद आप उसका मीडियन निकालेंगे। तो मैं फिर भी दोबारा भी यही कह रहा हूँ कि आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते एग्जाम में। ठीक। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मीडियन किसको कहते हैं। फार्मूला हो सकता है पूछा जाए आपसे, तो फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया है। इट्स ऑल्सो नोन एज द फिफ्थ परसेंटाइल। इसको जो है फिफ्थ परसेंटाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मीडियन इज ऑल्सो नोन एज, और ऑप्शन में दिया रहेगा आपका फिफ्थ परसेंटाइल। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑर्डिनल एंड इंटरवल रेशियो वेरिएबल। तो ये ऑर्डिनल एंड इंटरवल रेशियो वेरिएबल के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक। इसे 5वें प्रतिशत के रूप में भी जाना जाता है, 50वें प्रतिशत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक। तो इसे 50वें प्रतिशत के रूप में भी जाना जाता है और इसकी गणना क्रमिक और अंतराल अनुपात चर के लिए की जा सकती है। ठीक। तो इसकी गणना कैसे, किसके लिए की जा सकती है? क्रमिक और अंतराल या अनुपात चर के लिए की जा सकती है। ठीक। तो मीडियन निकालने का पता चल गया आपको क्या होता है। फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला ये, ठीक, इफ एन इज ऑड, यानी कि जितने नंबर दिए हैं वो ऑड हैं। ठीक। तो फॉर्मूला ये होगा n+1/2। ठीक। n+1/2, मीडियन x इक्वल टू n+1/2। और अगर इवन है तो n/2 प्लस n/2+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक। इवन और ऑड में दोनों में फर्क होगा, क्योंकि हमारा नंबर 7 था ना, तो 7 में 3 इधर कर दिए हम लोग, 3 इधर कर दिए, बीच वाला आ गया। लेकिन अगर यही सिर्फ 6 होता तब क्या करते? आप 3 इधर करते, 3 इधर करते, बीच में कुछ नहीं बचा। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? n/2 प्लस n/2+1 करते हैं। ठीक। अपॉन डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके बता दे रहा हूँ। वैसे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कैसे निकाला जाता है। 5, 4, 9, 8, 12, 15 एंड 16। कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। हम लोग इसको इवन में करते हैं तो 18 और ऐड कर लेते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, पहले इसको आपको इसमें करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा 4, फिर 5, फिर 9, नहीं फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12, 15, 16, 18। ठीक, तो ये आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कितने नंबर हैं, टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8n हो गया। ठीक, n=8 हो गया। अब इसको पहले n/2 करिए। n/2 यानी कि 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1। ठीक, 8/2 8/2 प्लस 1, ये हो गया। 8/2 क्या हो जाएगा, 4, और इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। ठीक, तो 4 ये हो गया, और ये 4 प्लस 1 5 हो गया। 5 प्लस 4 कितना हो गया, 5 प्लस 4, n/2 यानी कि जो n/2 पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर हो जाएगा, फिर n/2 प्लस 1 पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर आ जाएगा। ठीक, तो n/2 यानी कि फोर्थ नंबर पे कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, 9 आ जाएगा। फिर 12 नंबर पे कौन सा आ रहा है, n/2 यानी कि फिफ्थ नंबर पे कौन सा आ रहा है, 12 आ जाएगा। 9 प्लस 12 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीडियन आ जाएगा। ठीक, तो यही होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला, अगर ये इवन फॉर्म में है तो, और ऑड फॉर्म में है तो। ऑड में है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इवन में है तो ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे x क्या है, n क्या है, सब बताया हुआ है। ठीक, तो फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, सिंपली बात ये है, न्यूमेरिकल्स आपसे हो सकता है ना पूछा जाए, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मोड। मोड सबसे आसान होता है। ठीक, और इसको क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी दो को तो आप क्वांटिटेटिव के लिए ही यूज कर सकते हैं, लेकिन मोड को जो है आप क्वालिटेटिव के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा। ठीक, तो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज कर सकते हैं, तो ये बहुलक होगा यानी कि मोड होगा। The value that appears most frequently is a set in a set is known as mode। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को मोड कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है उसी को मोड कहा जाता है। एक सेट में सबसे अधिक बार दिखाई देने वाले मान को बहुलक के रूप में माना जाता है। जैसे एग्जांपल अगर दें तो 2 8 8 9 9 5 4 5 3 5 10 11 5 18। ठीक, तो ये सारे आपके सेट दिए हुए हैं। अब इसमें आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो सबसे बार 5 ज्यादा बार जो है 5 आ रहा है। बाकी सारे नंबर एक एक बार आ रहे हैं, लेकिन 8 8 दो बार आया, 9 भी 2 बार आया, लेकिन 5 जो है 1 2 3 4 बार आया। तो इस सेट का जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मोड इक्वल्स टू 5। ठीक, तो इस सेट का जो मोड हो जाएगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो मोड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा, जो सबसे ज्यादा बार आता है
वो क्या है, मोड है। ठीक, एक सेट में सबसे अधिक बार दिखाई देने वाले मान को बहुलक के रूप में जाना जाता है। सबसे अधिक बार दिखाई देने वाले मान को बहुलक के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो पता चल गया मोड क्या होता है। अभी हम मतलब इसको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतलब इसको क्वालिटेटिव डाटा में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है 12, 15, 46, 15, 17, 18, 19, 15। तो अब इस पे बताइए कि इसमें जो है मोड क्या होगा। तो आंसर दिया हुआ है नीचे। तो इसमें देखिए द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज 15। 15 जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ठीक, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है सर्वाधिक दोहराया गया मान क्या है, 15 है। ठीक, सो द मोड ऑफ द डाटा विल बी 15। ठीक, इसीलिए मोड ऑफ द डाटा भी 15 होगा। जितना जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीटेड टाइम में आया हो वही नंबर जो है मोड कहलाता है। जो नंबर सबसे सर्वाधिक दोहराया गया हो वही नंबर जो है क्या कहलाता है, मोड कहलाता है, यानी कि बहुलक कहलाता है। ठीक, अब ये क्वांटिटेटिव डाटा में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपने 10 लोगों का सर्वे किया, 10 लोगों का सर्वे किया एक प्रोडक्ट के लिए। एक प्रोडक्ट सपोज कर लीजिए कि बॉटल, एक बॉटल है, उसका सर्वे, उस बॉटल का सर्वे कर रहे हैं आप। ठीक, तो 10 लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले ने कहा कि बैड, मतलब कि बॉटल जो है वो सही नहीं। दूसरे ने कहा कि गुड। तीसरे ने कहा गुड। फिर चौथे ने कहा वेरी गुड। ठीक, पांचवें ने कहा बैड। छठे ने कहा गुड। ठीक, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक, सातवें ने कहा वेरी गुड। अब ये क्या है, ये क्वालिटी तो बता रहे हैं हम लोग, बॉटल की क्वालिटी बता रहे हैं, यानी कि ये क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है। अब बताइए मोड क्या होगा इसका, बताइए आप लोग आंसर करिए इसका। आंसर करिए क्या होगा मोड इसका। वेरी गुड, वेरी गुड कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1। 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स सिर्फ वेरी गुड रिपीट हो रहा है। इसीलिए मोड ऑफ द डाटा क्या हो जाएगा, वेरी गुड हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वालिटेटिव डाटा के बारे में भी आप मोड निकाल सकते हैं। इसीलिए ये एक सिंगल मात्र जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो क्वालिटेटिव डाटा को भी मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक, अब ये देखिए गुड भी रिपीट हुआ है, लेकिन गुड सिर्फ 3 बार रिपीट हुआ है, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। ठीक, तो 5 बार जो है कौन सा आ रहा है, वेरी गुड आ रहा है। इसीलिए मोड क्या हो जाएगा, इस डाटा का मोड क्या हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मानक विचलन क्या है। So standard deviation is the measure of dispersion of a set of data from its mean। ठीक, तो जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये मेजर करता है डिस्पर्सन को। डिस्पर्सन मतलब कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसको मेजर करता है, ऑफ अ सेट ऑफ
डाटा फ्रॉम इट्स मीन, मतलब उसके मीन से कितना डिस्पर्सन है, कितना अलग है वो, वही है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक। मानक विचलन अपने माध्य से डेटा के एक सेट के फैलाव का माप है। जैसे कि मान लेते हैं मीन जो है वो 20 है और जो डेटा है वो 25। तो अब यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो यही हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक। क्लास 3 बजे से शुरू हुई है और 5 बजे तक चलेगी, और कल से हम लोग क्लास जो है वो 2 बजे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मंजू मैम की 4 बजे क्लास होती है। तो हम लोग कल से 2 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे 4 पर। इट मेजर्स द एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या करता है, एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी को, डिस्ट्रीब्यूशन के एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी को मापता है। द हायर द डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी, द ग्रेटर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम देयर मीन। ठीक। तो जितना ज्यादा डिस्पर्सन होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जितना ज्यादा डिस्पर्सन होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। ठीक। मतलब कि मीन से जितना ज्यादा दूर होगा डाटा, जो भी आपका स्टैंडर्ड डाटा है वो जितना ज्यादा दूर होगा उसी को स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। एंड ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड, और जो है मैग्नीट्यूड भी ग्रेटर होगा किसका, डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम देयर मीन। ठीक। ये वितरण की पूर्व परिवर्तनशीलता को मापता है। फैलाव या परिवर्तनशीलता जितना अधिक होगी, मानक विचलन उतना ही अधिक होगा, और उसके माध्य से मूल के विचलन का परिमाण उतना ही अधिक होगा। ठीक। इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें टाइप्स ऑफ डेविएशन कौन कौन से होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। हाँ, फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आपको फार्मूला भी इसमें याद रखना है। टाइप्स ऑफ डेविएशन, विचलन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो विचलन का प्रकार सबसे पहले आता है रेंज। रेडी। ठीक। अब रेंज में क्या चीजें आ जाती हैं। द रेंज रूल टेल्स अस दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेंज ऑफ द डाटा। ठीक। तो रेंज क्या बताता है आपसे, श्रेणी में हमें बताता है कि नमूने का मानक विचलन डेटा सीमा के लगभग एक चौथाई के बराबर होता है। ठीक। तो ये सीमा के लगभग एक चौथाई के बराबर होता है, इसीलिए इसको रेंज कहा जाता है। द रेंज रूल टेल्स अस दैट, तो रेंज रूल हमें क्या बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एक सैंपल का, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/4, अगर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 1/4 है तो उसको रेंज कहा जाता है। ठीक। तो ये रेंज क्या बताता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है, 1/4 है। ठीक। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे वर्ड में आप देखेंगे तो मैक्सिमम मैक्सिमम 1/4। ठीक है, यहाँ पे 1/4 होगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या है, 1/4 है। ठीक। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला टू यूज। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है यूज करने का, एंड शुड ओनली बी यूज्ड एज अ वेरी रफ एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको सिर्फ एक रफ एस्टिमेट के लिए यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के रफ एस्टिमेट के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ये उपयोग करने के लिए एक बहुत ही सीधा सूत्र है, और इसका उपयोग केवल मानक विचरण की बहुत मोटे अनुमान के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक। मतलब बहुत ही आप उसको डिटेल में नहीं कर सकते, इसमें बहुत रफ फॉर्म में अगर करना हो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थ विचलन। तो बहुत डीप में आपसे क्वेश्चन इससे नहीं पूछते हैं, बस खाली डेविएशन के टाइप्स पूछ सकता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डेविएशन के टाइप कौन से हैं। एक है रेंज, दूसरा क्वार्टाइल, आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से। ठीक। तो हेयर क्वार्टाइल डेविएशन की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले।
द क्वार्टाइल डेविएशन कैन डिफाइन मैथमेटिकली एज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। तो अगर हाफ डिफरेंस है तो ये क्वार्टाइल डेविएशन होगा। 1/4 क्या था, रेंज था, अगर हाफ है 1/2, हाफ मतलब यही होगा ना 1/2, ठीक। 1/4 है तो रेंज, और क्वार्टाइल मतलब 1 हाफ है तो क्वार्टाइल कहेंगे उसको, ठीक। द क्वार्टाइल डेविएशन कैन बी डिफाइंड मैथमेटिकली एज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। अगर अपर और लोअर क्वार्टाइल में हाफ का डिफरेंस है तो उसको क्वार्टाइल डेविएशन कहेंगे। चतुर्थ वितरण को गणितीय रूप से ऊपरी और निचले चतुर्थक के बीच के अंतर के आधे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको आधे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। Here, quartile deviation can be represented as QD। ठीक, तो क्वार्टाइल डेविएशन को जो है QD, Q3, QD के तौर पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q3 डिनोट्स द अपर क्वार्टाइल, जिसमें Q3 जो है वो अपर क्वार्टाइल को डिनोट करता है, और Q1 जो है वो लोअर क्वार्टाइल को डिनोट करता है। क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक, तो क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, क्वार्टाइल डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अपर क्वार्टाइल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लोअर क्वार्टाइल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, और क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक, यहाँ चतुर्थ विचलन को QD के रूप में दर्शाया जा सकता है। Q3 ऊपरी चतुर्थक को दर्शाता है, और Q1 जो है वो निम्न चतुर्थक को दर्शाता है। चतुर्थक विचलन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो चतुर्थक विचलन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के रूप में भी जाना जाता है। तो दूसरा नाम इसका ये है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक, नेक्स्ट आता है मीन डेविएशन। नेक्स्ट टाइप है मीन डेविएशन। ठीक, अब ये मीन डेविएशन क्या है, औसत विचलन क्या है। द मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज स्टैटिस्टिकल। तो मीन डेविएशन को स्टैटिस्टिकल मेजर के तौर पर डिफाइन किया जा सकता है। दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज, जो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एवरेज डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। ठीक, तो मीन वैल्यू से क्या एवरेज डेविएशन है उसी को मीन डेविएशन कहा जाता है। ठीक, तो मध्य विचलन को एक सांख्यिकीय माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग दिए गए डेटा सेट के माध्य मान से औसत विचलन की गणना करने के लिए किया जाता है। तो माध्य मान से जो विचलन हो रहा है उसका फिर माध्य आप निकालते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, मीन डेविएशन कहा जाता है। ठीक, मीन डेविएशन के बारे में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0। ठीक, तो कभी भी जो है डेविएशन फ्रॉम द मीन क्या होता है, वो सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक, माध्य के विचलन का योग हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक, हाँ 3 PM पर स्टार्ट हुई है। तो सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन जो है वो हमेशा 0 होता है। माध्य के विचलन का योग हमेशा 0 होता है। अब ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। ठीक, इसमें ये बताया है कि m मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, n क्या है, नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज, xi क्या है, डाटा वैल्यूज इन द सेट। ठीक, तो 1/n समेशन ऑफ n अपॉन ni इक्वल्स टू 1 प्लस xi माइनस m ब्रैकेट x। ठीक, तो ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन का, याद रखिएगा। फॉर्मूला पूछता है आपसे, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते एग्जाम। उसके बाद आता है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के स्केल्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम लोग। माप के तराजू कौन कौन से होते हैं, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट।
Scales of measurement is how variables are defined and categorized. Scales of measurement किसको कहते हैं कि किस तरह से वेरिएबल्स को जो है कैटेगराइज किया जाता है या डिफाइन किया जाता है, यही जो है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। मापन का पैमाना ये है कि चर कैसे परिभाषित और वर्गीकृत किए जाते हैं। तो चर को कैसे परिभाषित या वर्गीकृत किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, मापन का पैमाना कहा जाता है, ठीक, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। Psychologist Stanley Stevens developed the 4 common scales of measurement। तो स्टैनली स्टीवेंस ने जो है 4 मेजर मतलब तरीके बताए हैं, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट बताए, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि 4 कौन कौन से थे और इसको किसने दिया था। तो ये नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, साइकोलॉजिस्ट का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये स्टैनली स्टीवेंस हैं जिन्होंने 4 कॉमन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताया है, जिसमें कौन सा आता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, ठीक। मानव वैज्ञानिक स्टैनली स्टीवेंस ने माप के 4 सामान्य पैमाने विकसित किए हैं। इसमें आता है नाम मात्र, क्रम सूचक, अंतराल और अनुपात, ठीक। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ पे जो है स्टैनली स्टीवेन का नाम याद रखना है और इन्होंने 4 पैमाने बताए हैं और ये किससे संबंधित थे, मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक। सबसे पहले आता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल न्यूनतम स्तर, नाम मात्र जिसको कहते हैं, ठीक। नाम मात्र क्या है, नॉमिनल स्केल इज अ नेमिंग स्केल। तो ये क्या है, एक नेमिंग स्केल है जिसमें आप सिर्फ नाम देते हैं, ठीक, वेरिएबल्स का सिर्फ नाम देते हैं। वेयर वेरिएबल्स आर सिंपली नेम आर लेबल्ड विद नो स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई ऑर्डर नहीं होता है, बस आप सिर्फ उसमें नेम दे देते हैं, ठीक। कोई ऑर्डर नहीं होता है, बस आप सिर्फ नेम दे देते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल। तो आप वेरिएबल्स को कैटेगराइज कर रहे हैं मेल और फीमेल में, तो आपने नाम दे दिया है ना, इसमें आप ऑर्डर नहीं लगा रहे, सिर्फ नाम देना, ठीक। नाम देके अलग अलग ग्रुप में बांट देना, ये क्या है, नॉमिनल स्केल में आता है, ठीक। नॉमिनल स्केल क्या है, एक नेमिंग स्केल है जिसमें आप सिर्फ नेम देते हैं, नेम के बेसिस पे वेरिएबल्स को कैटेगराइज करते हैं, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। इसमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि जब हम स्केल के बारे में पढ़ते हैं तो जितना आगे स्केल की तरफ जाएंगे, जैसे नॉमिनल से आगे जो है ऑर्डर की तरफ जाएंगे, तो ऑर्डर में क्या होगा, ऑर्डर के साथ ऑर्डर भी होगा और प्लस पिछला भी होगा, यानी कि नेम वाला भी होगा, ठीक। तो अगर आपको ध्यान ना हो तो ये याद रखिएगा कि पिछला सारा ऐड होगा उसमें, ठीक। नाम मात्र का पैमाना एक नामकरण पैमाना है जहां चर को केवल नाम या लेबल किया जाता है। तो नाम दिया जाता है उसमें, जैसे कि महिला या पुरुष, ठीक, जिसमें कोई विशिष्ट क्रम नहीं होता, ठीक, जिसमें कोई विशिष्ट क्रम नहीं होता है। इसमें आप क्रम नहीं लगाते हैं, सिर्फ जो है नाम मात्र में क्या करते हैं, सिर्फ नाम देते हैं, ठीक। तो ऐसा स्केल जिसमें आप सिर्फ नाम दे रहे हो वेरिएबल्स का या चर का सिर्फ नाम दे रहे हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, नाम मात्र का पैमाना कहेंगे या नॉमिनल स्केल कहेंगे, ठीक। नॉमिनल स्केल जेंडर, तो यहाँ पे देखिए जेंडर यानी कि मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के नाम आप दे सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे वेरिएबल्स को डिफाइन कर अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं, रेस के बेसिस पे बांट सकते हैं, हेयर कलर के बेसिस पे बांट सकते हैं। तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं ना, ग्रे कलर वाले कौन कौन से लोग हैं, व्हाइट कलर वाले कौन कौन से लोग हैं, ब्लैक कलर वाले कौन कौन से लोग हैं। तो इस तरह से आप हेयर कलर पे भी नेम देकर अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं वेरिएबल्स को। कंट्री, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, ठीक। लेकिन आप ये नहीं कह सकते उसमें नॉमिनल स्केल में, बस आपको ये नहीं कहना है कि मेल जो है वो अपर स्ट्रेटा में आएंगे और फीमेल जो है लोअर स्ट्रेटा में आएंगे, या जो मैरिड हैं वो अपर में आएंगे, अनमैरिड हैं वो लोअर में आएंगे।
जिनका कलर हेयर कलर जो है व्हाइट है वो अपर में आएंगे, जिनका हेयर कलर ब्लैक है वो लोअर में आएंगे, ऐसा आप नहीं कहेंगे। इंडियन जो है वो अपर में आएंगे, अमेरिकन जो है वो लोअर में आएंगे, ये सब नहीं कहेंगे। सिर्फ आप नहीं देखेंगे कि ये इंडियन है, ये अमेरिकन, बस। ठीक। नाम मात्र का पैमाना लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, नस्ल, बालों का रंग, देश आदि नाम मात्र के पैमाने के उदाहरण। ठीक। तो जिसमें आप लिंग के बेसिस पे यानी कि महिला पुरुष, वैवाहिक मतलब अवैवाहिक यानी कि विवाहित अविवाहित, ठीक, स्थिति, वैवाहिक स्थिति में वही आ जाता है, विवाहित अविवाहित, धर्म अलग अलग धर्म का नाम दे देते हैं आप, नस्ल, बालों का रंग, देश, ठीक, कोई अमेरिकन है कोई इंडियन है, आदि नाम मात्र के पैमाने के उदाहरण। ठीक। तो समझ में आ गया क्या होता है। कई वेरिएबल्स दिए हुए हैं। सपोज करिए आपने 10 लोगों को उठा लिया। अब 10 लोगों को जो है आप कैटेगराइज कर रहे हैं जेंडर के बेस पे, तो उसमें कुछ फीमेल होंगे कुछ मेल होंगे, तो आपने 2 ग्रुप बनाया, उसमें 10 लोगों में से कुछ को फीमेल वाले ग्रुप में रख दिया, कुछ को मेल वाले। ठीक। तो जब आप सिर्फ नाम दे रहे हैं तो उसको नॉमिनल स्केल कहा जाता है। जस्ट अ मिनट। उसके बाद आता है ऑर्डिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल में मैंने बोला कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पिछला उसमें ऐड होता जाता है। तो ऑर्डिनल में आपको ये याद रखना है कि इसमें नेम तो होगा होगा, उसके साथ जो है आप उसको ऑर्डर में भी लगाएं। कर्मिक कर्मिक क्या होता है? एन ऑर्डिनल स्केल इज अ मेजरमेंट स्केल दैट एलोकेट वैल्यूज टू वेरिएबल्स, जिसमें जो है वेरिएबल्स की वैल्यूज को ऐड किया जाता है बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव रैंकिंग, उसकी रिलेटिव रैंकिंग के बेस पे, विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर इन अ गिवन डाटा सेट। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी को जो है अपर रैंकिंग दी जाती है, किसी को लोअर रैंकिंग दी जाती है, तो रैंकिंग की जाती है, ऑर्डर लगाया जाता है इसमें। ठीक। ऑर्डर के बेस पे पूरे वेरिएबल्स को डिवाइड किया जाता है। एक कर्मिक पैमाना एक माप पैमाना है जो किसी दिए गए डेटा सेट में एक दूसरे के संबंध में उनकी सापेक्ष रैंकिंग के आधार पर चर को मान आवंटित करता है। ठीक। तो इसमें रैंकिंग दी जाती है। आप ये याद रखिएगा कि इसमें रैंकिंग दी जाती है, लोगों को क्रम में लगाया जाता है। ठीक। तो नेम के साथ साथ नेम भी दिया जाता है, नेम के साथ साथ इसमें क्रम भी लगाया जाता है। ठीक। तो ये डिफरेंस है ऑर्डिनल और नॉमिनल में। ऑर्डिनल नॉमिनल में क्या है, आप नेम दे देते हैं, ऑर्डर नहीं लगाते हैं उसमें। लेकिन ऑर्डिनल में आप ऑर्डर भी लगाते हैं, नेम के साथ साथ क्रम में भी करते हैं, नाम के साथ साथ जो है उसको क्रम में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर माइट यूज अ स्केल ऑफ 0 to 10। ठीक। तो एक डॉक्टर जो है 0 to 10 की स्केल यूज कर सकता है टू इंडिकेट डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सम कंडीशन। ठीक। तो डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सम कंडीशन फ्रॉम 0 नो इम्प्रूवमेंट टू 10 दिस अपीयरेंस ऑफ द कंडीशन। ठीक। तो अगर 10 में है मतलब कि जो बीमारी थी वो एकदम खत्म हो गई, 0 है मतलब कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो आपसे सिंपली ये पूछा जाएगा, एक स्केल दे दी गई आपको कि ठीक है आपको ये बीमारी थी, अब इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, आप 0 to 10 जो है इसको ऑर्डर करके बताइए। तो आपने कह दिया 0, यानी कि नो, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बीमारी जैसी थी वैसी है। 10 कह दिया तो मतलब कि वो बीमारी खत्म हो गई। ठीक। अगर आप 5 है तो मतलब हाफ खत्म हो गई, हाफ बची हुई है अभी। ऐसी आप जो है स्केलिंग करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं इसमें। ठीक। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर 0 से 10 के पैमाने का उपयोग की किसी स्थिति में सुधार की डिग्री को इंगित करने के लिए कर सकता है। ठीक। तो किसी स्थिति में क्या सुधार आई, मतलब आप जिस रोग से पीड़ित थे उस रोग में की क्या सुधार आया, डॉक्टर ने आपको एक स्केल दे दिया कि इसी स्केल में आपको बताना। ठीक। जैसे आपको जो है जब आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो आपको एक स्केल दे दिया जाता है
1 to 5 तक रेटिंग करने का। ठीक, तो 1 to 5 मतलब अगर आप 1 किए हैं तो यानी कि आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक, अगर 5 कर रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक, तो यही है ऑर्डर का। ठीक, आप जब स्केल का यूज करते हैं और उसमें ऑर्डर लगाते हैं तो उसको ऑर्डिनल कहा जाता है, यानी कि क्रमिक का। तो अब यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहा है, 0 to 10 की एक स्केल आपको दे दे रहा है, जिसमें आप आपसे पूछ रहा है कि जो आपको बीमारी थी वो ठीक हुई या नहीं, ये बताने के लिए आप 0 to 10 की स्केल यूज करिए। तो अगर आपने 0 कह दिया मतलब कि कोई सुधार नहीं आया, अगर आपने 10 कर दिया तो इसका मतलब कि वो स्थिति पूरी तरीके से, वो बीमारी पूरी तरीके से गायब हो गई। ठीक, द इंटरवल स्केल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है द इंटरवल स्केल, अंतराल पैमाना। ठीक, इंटरवल स्केल यानी कि अंतराल पैमाना। द इंटरवल स्केल इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल है। ठीक, क्वांटिटेटिव मतलब कि जो क्वांटिटेटिव डाटा को मापता है। ठीक, वेयर देयर इज ऑर्डर, जहाँ पे मैंने बोला कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सारी चीजें ऐड होती है, तो यहाँ पे नेम भी होगा, ऑर्डर भी होगा। ठीक, और इंटरवल भी होगा। there is a order, the difference between the two variables is meaningful and equal। ठीक, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो मीनिंगफुल भी होगा और इक्वल भी होगा। ठीक, इंटरवल जो है वो सेम होगा। अंतराल पैमाना एक मात्रात्मक माप पैमाना है जहाँ क्रम होता है, जहाँ पे क्रम तो होता है, नाम होगा, नाम के साथ साथ क्रम भी होगा। दो चर के बीच का अंतर सार्थक और समान होता है, और इसमें दो चर के बीच का अंतर जो है वो सार्थक के साथ साथ जो है समान भी होता है। ठीक, इट हैज नो रियल जीरो लाइक टेम्परेचर पीएच और टेम्परेचर पीएच, टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक, टेम्परेचर और पीएच को बताने के लिए आप जो है इंटरवल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसमें तापमान पीएच जैसे कोई वास्तविक शून्य नहीं होता। अब इसमें वास्तविक शून्य कैसे नहीं होता है, वास्तविक शून्य इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पे शून्य का मतलब शून्य नहीं होता है। जैसे अगर आपसे किसी ने कह दिया कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा नहीं है ना कि टेम्परेचर ही नहीं है कोई। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर ही नहीं कोई कुछ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी जीरो की एक वैल्यू है, मतलब कि बहुत ज्यादा कोल्ड है। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है, तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा ठंडक है, बहुत ज्यादा कोल्ड है। ठीक, पीएच अगर 0 है तो मतलब जो चीज है वो क्या है, बहुत एसिडिक है। पीएच अगर 0 है तो जो चीज है वो क्या है, एसिडिक है। एसिडिक का मतलब कि आप किसी चीज का पीएच नाप रहे हैं। ठीक, पीएच क्या बताता है, कोई चीज एसिड है, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक, एसिडिक है यानी कि वो चीज बहुत, अगर 0 है तो 0 की इसमें वैल्यू, ऐसा नहीं है कि उसका कोई पीएच ही नहीं है, उसका पीएच है। पीएच अगर 0 है तो उसका मतलब वो चीज एसिडिक है। ठीक, तो इसीलिए इसमें कोई मतलब रियल 0 नहीं होता है। ठीक, इसमें कोई वास्तविक शून्य नहीं होता है। 0 तापमान का मतलब है कि बहुत ज्यादा ठंडक है, ऐसा नहीं कि तापमान ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए वास्तविक 0 नहीं होता है। तो आपसे कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स हैज नो रियल 0। ठीक, तो इंटरवल स्केल में कोई भी रियल 0 नहीं होता है। ठीक, इंटरवल स्केल में कोई भी रियल 0 नहीं होता है, जैसे कि टेम्परेचर और पीएच। नेक्स्ट आता है रेशियो। अब रेशियो में सारी चीजें आ जाएंगी, नेम, ऑर्डर, इंटरवल। ठीक, लेकिन इसका जो है रियल 0 होता है। अ रेशियो स्केल इज क्वांटिटेटिव स्केल, ये भी क्वांटिटेटिव स्केल है, वेयर देयर इज अ ट्रू 0, जहां पे जो है ट्रू 0 होता है, एंड इक्वल इंटरवल बिटवीन नेबरिंग पॉइंट, और जो है इक्वल इंटरवल होता है नेबरिंग पॉइंट। ठीक, जैसे 0 to 10 कह दिए तो यहाँ पे 0 तो है, किसी के मार्क्स आप बता रहे हैं, मार्क्स बताते वक्त आप कह रहे हैं 0 to 10, तो 0 यहाँ पे 0 मतलब 0 ही है। ठीक, मतलब कि कोई भी मार्क्स नहीं है, उसको 0 मार्क्स नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे इक्वल इंटरवल होगा, 0 to 10, 10 to 20, मतलब 10-10 का ही फर्क होगा। ठीक, एक अनुपात पैमाना एक मात्रात्मक पैमाना है जहाँ एक वास्तविक शून्य होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक वास्तविक शून्य होता ही होता है। ठीक,
और पड़ोसी बिंदुओं के बीच समान अंतराल होता है, और पड़ोसी बिंदुओं के बीच जो है समान अंतराल होता है। तो अंतराल जो है इनके बीच में समान होता है। अनलाइक ऑन एन इंटरवल स्केल, तो एक इंटरवल स्केल की तरह अ जीरो ऑन अ रेशियो स्केल मींस देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जीरो है तो मतलब वेरिएबल्स है ही नहीं। जैसे कि वहां पे इंटरवल स्केल में क्या था, जीरो है तो मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे टेम्परेचर जीरो है तो ऐसा नहीं था कि टेम्परेचर ही नहीं। ठीक, लेकिन रेशियो स्केल में अगर जीरो है तो उसमें मतलब उसमें वेरिएबल्स मौजूद ही नहीं। ठीक, जैसे लेंथ, लेंथ अगर नाप रहे हैं तो किसी चीज की जीरो लेंथ है, इसका मतलब वो चीज ही नहीं। एरिया अगर जीरो है मतलब एरिया मौजूद ही नहीं है। पॉपुलेशन जीरो है मतलब कोई भी आबादी नहीं है, कोई भी पॉपुलेशन नहीं है। और एग्जाम्पल ऑफ रेशियो स्केल। ठीक, अंतराल पैमाने के विपरीत अनुपात पैमाने में शून्य का अर्थ, तो यहाँ पे आप बस इतना समझिए शून्य का अर्थ शून्य ही होता है। अगर किसी जगह पे शून्य का अर्थ है तो वो शून्य ही होगा। ठीक, मतलब कि जैसे अंतराल पैमाने में होता था वैसा नहीं। अंतराल पैमाने में शून्य का अर्थ शून्य नहीं होता था। अगर तापमान शून्य है तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि वहां पे तापमान नहीं है, तापमान होता था। ठीक, उसकी कुल अनुपस्थिति है, जिस चर को आप माप रहे हैं उसकी कुल अनुपस्थिति है, मतलब वो चर मौजूद ही नहीं है वहां पे। जैसे लंबाई, अगर किसी की लंबाई जीरो है मतलब वो चीज है ही नहीं। क्षेत्र जीरो है मतलब कोई भी क्षेत्र मौजूद नहीं है। जनसंख्या जीरो है मतलब कि जनसंख्या है ही नहीं वहां पे। ठीक, तो ये सब अनुपात पैमाने के उदाहरण। ठीक, ठीक है, तो हम लोग लिकर्ट टेस्टिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लिकर्ट स्केल, अ लिकर्ट स्केल इज अ साइकोमेट्रिक स्केल। ठीक, तो लिकर्ट स्केल क्या है, एक साइकोमेट्रिक स्केल इन्वॉल्व इन रिसर्च दैट इम्प्लॉयज क्वेश्चनर्स। ठीक, तो ये जो है रिसर्च में इन्वॉल्व होता है जो क्वेश्चनर को टेस्ट करता है। ठीक, लिकर्ट पैमाना एक साइकोमेट्रिक पैमाना है जो आमतौर पर शोध में शामिल होता है, जो आमतौर पर क्या है, शोध में शामिल होता है, जो प्रश्नावली को नियोजित करता है। जो किसको नियोजित करता है, प्रश्नावली। तो लिकर्ट स्केल जो है वो क्वेश्चनर को डील करता है। ठीक, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच टू स्केलिंग रिस्पॉन्सेज इन सर्वे रिसर्च। तो सर्वे में जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो लिकर्ट स्केल के जरिए ही निकाले जाते हैं, और ये बहुत मोस्ट वाइडली मतलब कि बहुत आम तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सच दैट द टर्म इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। तो यहाँ पे टर्म जो है हमेशा जो है इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं विद रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल के जरिए। तो लिकर्ट स्केल जो है वो रेटिंग स्केल के जरिए, दोनों मतलब टर्म इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। ऑल्दो देयर आर अदर टाइप ऑफ रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल के भी टाइप होते हैं, लेकिन लिकर्ट स्केल जो है वो एक तरह का होता है। ठीक, तो कभी कभी यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो ये है कि रेटिंग स्केल को भी कभी कभी लिकर्ट स्केल के नाम से भी जाना जाता है। सर्वेक्षण अनुसंधान में प्रतिक्रियाओं को स्केल करने के लिए, तो प्रतिक्रियाओं को स्केल करने के लिए ये सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला दृष्टिकोण है। ठीक, जैसे कि इन शब्दों का उपयोग अक्सर रेटिंग स्केल के साथ एक दूसरे के लिए किया जाता है। हालांकि अन्य प्रकार के रेटिंग स्केल भी हैं, लेकिन रेटिंग स्केल के और भी कई प्रकार होते हैं। ठीक, व्हाट इज द 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल फॉर। ठीक, तो लिकर्ट स्केल में 5 पॉइंट कौन कौन से होते हैं, पॉइंट लिकर्ट स्केल, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के लिए 5 पॉइंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम लोग। तो ये लिकर्ट स्केल का टाइप होता है, इसमें 5 पॉइंट होते हैं। ठीक, तो आपको किसी प्रोडक्ट से या किसी मतलब स्टेटमेंट्स के लिए लिकर्ट स्केल दे दी जाती है, तो उससे उसमें आप टिक करेंगे। अगर आपने कर दिया स्ट्रांगली डिसएग्री, मतलब आप उस कॉन्सेप्ट से, उस पॉइंट से स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं। डिसएग्री, नीदर एग्री नॉर डिसएग्री। ठीक, तो या तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री हो गए मतलब उस चीज को मानते ही नहीं है, या मतलब आपने कह दिया डिसएग्री, मतलब बहुत स्ट्रांगली नहीं है लेकिन डिसएग्री। नीदर एग्री नॉट डिसएग्री मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, ना ये एग्री है ना ये डिसएग्री। ठीक, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, एग्री है, स्ट्रांगली एग्री। ठीक, तो ये 5 पॉइंट होते हैं लिकर्ट स्केल से। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिकर्ट स्केल में जो 5 पॉइंट होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक,
तो एग्री डिसएग्री की जगह पे दूसरी चीजें भी आ सकती हैं, जैसे अगर प्रोडक्ट के बारे में आप कहें तो मतलब सेटिस्फाइड, स्ट्रांगली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, नीदर सेटिस्फाइड, नॉन अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, स्ट्रांगली सेटिस्फाइड, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक। अत्यधिक सहमत, असहमत, ना तो सहमत और ना ही असहमत, सहमत, पूर्णतः सहमत। ठीक। तो ये 5 जो है पॉइंट होते हैं लिकर्ट स्केल में। लिकर्ट स्केल में 5 पॉइंट होते हैं। अत्यधिक असहमत, असहमत, ना तो सहमत और ना ही असहमत, सहमत, पूर्णतः सहमत। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग कल करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इथनोग्राफी के बारे में पढ़ा है, निर्वंश विज्ञान के बारे में। ठीक। इथनोग्राफी यानी कि निर्वंश विज्ञान के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है। फिर पढ़ा है हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में, अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे एन विवो है। ठीक। ये मतलब जो रिसर्च में सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उसके बारे में, गूगल स्कॉलर है, SPSS है, एंड नोट है, SAS है, मैंडले है, रिसर्च गेट। ठीक। उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकी विश्लेषण के बारे में पढ़े। मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में अलग अलग मेथड पढ़े हैं, 5 बेसिक मेथड्स, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब पढ़े हम लोग। ठीक। फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक, ठीक, भविष्य बताने वाले विश्लेषण, प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक यानी कि प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, खोजपूर्ण डेटा विश्लेषण के बारे में पढ़ा है। ठीक। सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में पढ़ा है। ठीक। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि मोड जो है उसको हम लोग क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी को क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी यूज किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ डेविएशन के बारे में पढ़ा है, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज और मीन डेविएशन। ठीक। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हम लोग नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल और लास्ट में जो है रेशियो स्केल के बारे में पढ़ा है। ठीक। उसके बाद लिकर्ट स्केल, लास्ट में हम लोग लिकर्ट स्केल के बारे में पढ़े हैं। लिकर्ट स्केल के 5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है, वो कौन कौन से हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नीदर एग्री नॉट डिसएग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, अत्यधिक असहमत, असहमत, ना तो असहमत ना ही असहमत, सहमत, पूर्णतः असहमत। ठीक। तो इन सब के बारे में पढ़ा है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने चाहते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग कॉल्ड
अगर जो है एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, एक लॉजिकल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा, कौन सी रीजनिंग कहा जाएगा? A systematic step-by-step procedure following logical process of reasoning called। ठीक, तो एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लोग अगर फॉलो करते हैं, ठीक, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, साइंटिफिक मेथड। तर्क की तार्किक प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए एक व्यवस्थित चरण दर चरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक, आंसर फास्ट, फास्ट आंसर करना है आपको। प्रयोग, अवलोकन, कटौती, वैज्ञानिक विधि, क्या कहेंगे बताइए? A systematic step-by-step procedure following logical process of reasoning is called। तर्क की तार्किक प्रक्रिया का अनुसरण करने वाली एक व्यवस्थित चरण दर चरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? No. The answer for the question for the following question is scientific method। ठीक, वैज्ञानिक विधि कहते हैं इसको। ठीक, अगर आप जो है स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल रीजनिंग को फॉलो कर रहे हैं तो ये साइंटिफिक मेथड कहलाएगा। ठीक, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई चीज जो है नॉन साइंटिफिक क्यों होती है, जहाँ पे सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो नहीं किए जाते हैं, इसीलिए वो नॉन साइंटिफिक होती है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? साइंटिफिक मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर इज कॉल्ड। हम लोगों ने पढ़ा इसको बहुत डिटेल में, ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। बताइए कि अगर कोई रीजनिंग जो है जनरल टू पार्टिकुलर जाती है तो उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। समान से विशेष की ओर तर्क करना क्या कहलाता है? इंडक्शन, डिडक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। ठीक, प्रेरण, कटौती, अवलोकन, अनुभव। समान से विशेष की ओर तर्क। ठीक, एक होता है विशेष से समान की ओर, एक होता है समान से विशेष की ओर, क्या कहलाएगा बताइए? सोच समझ के आंसर करिए आप लोग। रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर इज कॉल्ड। समान से विशेष की ओर तर्क क्या कहलाता है? तो समान से, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि पार्टिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा? डिडक्शन कहलाता है, डिडक्शन। ठीक, इंडक्टिव डिडक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। ठीक, तो ये हो जाएगा डिडक्शन, कटौती, निगमनात्मक जिसको कहते हैं। ठीक, अगर जो है ये पार्टिकुलर से जनरल की तरफ होता तो ये इंडक्शन कहलाता। ठीक, अगर ये जो है विशेष से समान की तरफ होता तो ये प्रेरण कहलाता, यानी कि आगमनात्मक कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 3। Social science deals with।
तो सोशल साइंस किस चीज की स्टडी करता है ये आप बताइए। ऑब्जेक्ट, ह्यूमन बीइंग, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। सामाजिक विज्ञान डैश से संबंधित है, वस्तुओं, मनुष्य, जीवित चीजें, निर्जीव वस्तुएं। किससे संबंधित है बताइए। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए ताकि पता चले किसका आंसर कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए। तो सोशल साइंस डील्स विद ह्यूमन बीइंग। तो ये जो है ह्यूमन बीइंग की स्टडी करता है। सोशल साइंस हमेशा जो है मनुष्य की स्टडी करता है, मनुष्य का अध्ययन करता है। सोशल साइंसेस डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स। सामाजिक विज्ञान जो है मनुष्य से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सोशल रिसर्च एम्स एट। सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? इंटीग्रेशन, सोशल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल इक्वलिटी। सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? एकीकरण, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समानता। आंसर फास्ट। यस, सोशल रिसर्च एम्स एट इंटीग्रेशन। ए वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, क्योंकि सोशल रिसर्च जो है वो हमेशा इंटीग्रेशन को फोकस करता है। ठीक। सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य जो है वो एकीकरण का होता है। ठीक। इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। बेसिंग कंक्लूजन विदाउट एनी बायस एंड वैल्यू जजमेंट इज। बगैर किसी बायस या अपनी वैल्यू जजमेंट के अगर आप जो है कंक्लूजन तक पहुंचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? जिसमें बायसनेस ना हो, जिसमें आपका वैल्यू, आपकी बिलीफ ना आती हो, उसको क्या कहा जाएगा? हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में इसको। बिना किसी पूर्वाग्रह और मूल निर्णय के निष्कर्ष निकालना डैश है। ऑब्जेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी, वैल्यूज, फैक्ट। वस्तुनिष्ठता, विशिष्टता, मान, तथ्य। वस्तुनिष्ठता नहीं होगी ये, हाँ, निष्पक्षता कहलाएंगे इसको। ठीक। तो अगर आपका वैल्यू, आपका मूल्य जो है आपके रिसर्च में नहीं आता है, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? बगैर मूल्य या बगैर पूर्वाग्रह के अगर आप कोई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं रिसर्च करके, शोध करके, तो उसको क्या कहेंगे? बेसिंग कंक्लूजन विदाउट एनी बायस एंड वैल्यू जजमेंट इज। आंसर फास्ट। अगर आपका मूल या आपका पूर्वाग्रह उसमें नहीं आ रहा है, मतलब आप निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक, तो इसमें क्या होगा? निष्पक्षता ही होगा। ठीक। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना होता है। ठीक। आप लोग पीडीएफ पढ़िए, उसमें सारी डिटेल दी हुई है। ठीक।
बेसिंग कंक्लूजन विदाउट एनी बायस एंड वैल्यू जजमेंट इज ऑब्जेक्टिविटी। बिना किसी पूर्वग्रह और मूल निर्णय के निष्कर्ष निकालना जो है वो क्या कहलाता है? निष्पक्षता कहलाता है। ठीक, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए जल्दी, वरना हम लोग लीव करते हैं क्लास। हाँ, कल क्लास होगी। 8 बजे से असल में 2 घंटे की क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रही है, इसलिए 8 बजे से करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि उसके बाद 9 बजे भी फिर फर्स्ट पेपर की क्लास होती है, तो लगातार 2 घंटे की हो नहीं पाएगी उसमें। हाँ, तो 8 बजे से 9 बजे तक क्लास नहीं होती है, लेकिन उसके बाद जो है 9 बजे से फिर होती है, तो हम लोग को 2 आवर की क्लास करना है, तो 2 आवर की क्लास तो हो नहीं पाएगी, सिर्फ 1 आवर की होगी क्लास। हाँ, वो तो है, संडे और मंडे को ही होती है, लेकिन डबल टाइमिंग करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर हम लोग संडे मंडे छोड़ के बाकी डेज में जो है 8 से 10 करते हैं, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, क्योंकि 2 दिन फिर मैनेज करना पड़ेगा आपको। या मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, अगर 2 दिन मैनेज होके सिर्फ संडे और मंडे होती है आपकी क्लास। फर्स्ट पेपर की 9 बजे से 10 बजे तक जो क्लास होती है वो सिर्फ संडे और मंडे ही होती है। कोई बोल रहा है संडे मंडे हो रही है, कोई बोल रहा है कि सारे दिन होती है। देखता हूँ मैं, अगर देखता हूँ, अगर संडे मंडे सिर्फ हो रही होगी तो मैं 2 दिन जो है, हो सकता है हम लोग 2 दिन इस टाइम पे कर लें, और बाकी डेज जो है हम लोग चार, बाकी 5 डेज जो है हम लोग 8 से 10 कर सकते हैं, बेस्ट है। ठीक है, बात करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।